पश्चिमी सिंहभूम में आतंक का पर्याय बना पीएलएफआई उग्रवादी डेबरा बर्जो उर्फ बासा बर्जो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी पर जिले के 3 अलग-अलग थानों में कुल मिलाकर 8 मामले दर्ज थे। पुलिस ने परसुआ घाटी से उग्रवादी को हिरासत में लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य डेबरा पोड़ा हाट की तरफ किसी से मिलने के लिए आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई। टीम का नेतृत्व सोनुआ थाना प्रभारी सोहन लाल कर रहे थे और पुलिस की ओर से इलाके में वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। इस दौरान बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखे। पुलिस ने जैसे ही बाइक को रोका, पीछे बैठा व्यक्ति भागने लगा। मौके पर मौजूद टीम ने उसे पकड़ लिया और जांच में पता चला कि वो खतरनाक उग्रवादी है। बर्जो और डेबरा बर्जो की गिरफ्तारी सोनुआ थाना के पंसुआ घाटी क्षेत्र से हुई है। इसके पास से एक देसी मशीन गन, कार्बाइन और जिंदा कारतूस, चंदा के रशीद और एक लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गुमला जिले में लंबे समय बाद एक बार फिर से स्कूल खुले और जिसके बाद स्कूलों में रौनक देखने को मिली। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के कम होते प्रभाव को देखते हुए सूबे के 7 जिलों को छोड़ बाकी सभी जिलों में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षा को शुरू कर दिया गया, जिसमें गुमला जिला भी शामिल है। लगभग 2 साल के अंतराल के बाद गुमला जिले के स्कूलों की रौनक एक बार फिर से वापस लौट आई है। जिले के स्कूलों में रौनक बढ़ने के साथ ही बच्चों के चेहरे पर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल भी ये मानती हैं कि सरकार ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सही फैसला लिया है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद कोरोना से सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत लंबे समय से हमारी स्कूल बंद थी क्योंकि ये कोरोना महामारी के कारण हमारी पढ़ाई पे बहुत बाधाएं आई, बट अब स्कूल खुल गया है तो हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है और हमें अभी 9th क्लास में है। साथ में हम लोग को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जो स्कूल खुल गया उससे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जो अभी लॉकडाउन हुआ था, सरकार के निर्देश के आलोक में अभी हमारा विद्यालय अभी चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी हम लोग आए हैं, आज ही 3 तारीख को अभी स्कूल खुला है। सभी बच्चों ने मास्क धारण किए हैं, मैंने भी, और हमारे शिक्षकगण भी हमें बता रहे हैं कि हमें हाथ सैनिटाइज करते रहना है और वहाँ नल की व्यवस्था के पास साबुन और हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है। और बहुत हर्ष का विषय है कि अपने झारखंड के शिक्षा मंत्री जी ने विद्यालय खोलने का निर्देश दिया है। झारखंड के जो प्रोटोकॉल है उसके नियम को हम लोग पूर्ण रूपेण पालन करते हुए अपने विद्यालय को प्रारंभ करने का निश्चय लिया है और सभी भैया बहन जो कोरोना कालखंड है उसका सभी पालन कर रहे हैं। सैनिटाइज इत्यादि विद्यालय का कल कर लिया गया था पूरे अच्छे तरह से। अभी भी हम लोग का सैनिटाइज किया हुआ है और सभी बच्चे मास्क इत्यादि लगा कर आए हैं। स्पष्ट रूप से अपने जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा पालन करते हुए अपने विद्यालय का संचालन चल रहा है। और गुमला जिले के घाघरा थाने में ग्रामीणों ने एक ठगी का मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच प्रोबेशनर डीएसपी प्रदीप प्रणव कर रही हैं। प्रदीप प्रणव ने कहा कि मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ग्रामीणों को इंसाफ दिलाया जाएगा। हाँ, आज की एक बहुत महत्वपूर्ण केस हमारे थाने में दर्ज हुई, जिसकी वजह से मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मैं भरीपूर्ण एक महसूस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि समाज के लिए इस तरह का काम होता रहना चाहिए। और ये बहुत एक ठगी और जलसाजी का मामला है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी जनता इससे प्रभावित है। लगभग 5 गांवों के 27 लोग इससे प्रभावित हैं और मुझे लगता है ये काम को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए तो शायद बहुत लोगों के लिए लाभान्वित होंगे और बहुत लोगों के लिए ये भलाई होगा और मानवता के कर्म पे, मानवता के पथ पे एक अच्छी प्रयास होगी। वहीं गुमला जिले के घाघरा में पुलिस ने गहनता से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अपराधियों के आतंक को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया और इस दौरान पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की तलाशी ली। संदिग्ध लोगों से विशेष रूप से पूछताछ की जा रही है, उन पर ध्यान भी दिया जा रहा है।
जनता में सुरक्षा का भाव जगे और थोड़ा अभी हाल के दिनों में जो लोग पर्व त्यौहार है पर जनता में भरोसा पैदा करने के लिए एंटी क्राइम चेकिंग किया जा रहा है ताकि जो जनता सुरक्षित रह सके और सुरक्षित महसूस कर पाए। गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महज 5 दिनों में दिलीप कुमार सिन्हा अपहरण हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता की और फिर जानकारी दी। आपको बता दें कि गोपालगंज में भीतभेरभा गांव निवासी दिलीप कुमार सिन्हा 29 जनवरी को घर से अचानक से लापता हो गए थे, जिसके बाद परिजनों ने उनके अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इसी बीच 30 जनवरी को बेलाचक्का रेलवे लाइन के पास एक शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों की निशानदेही पर पुलिस ने शव की शिनाख्त की थी और मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को एक गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही सुपारी देने वाले की भी पुलिस अब तलाश कर रही है। जमीन विवाद को लेकर 2 लाख की सुपारी देकर हत्या की गई थी। अपहरण करने का एक एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद 30 तारीख को उनकी डेड बॉडी जो बेला में दरियापुर थाना है वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक के पास इनकी डेड बॉडी मिली और इस अपहरण और उसके बाद हत्या जो घटना हुई उसको उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डीएसपी सदर संजीव जी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी जिसमें टाउन इंस्पेक्टर थे ललन और एसएचओ उचका गांव और हमारे टेक्निकल सेल के पदाधिकारीगण थे और उन लोगों ने इस पर काम करना प्रारंभ किया और उसके बाद हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन में जुटे, अपराधियों की पहचान में जुटे और उसके बाद साक्ष्य संकलन के उपरांत अपराधियों की पहचान हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई। आरा के भोजपुर जिले के बालूघाट पर सुबह हथियारबंद बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी। इस घटना में गार्ड जख्मी हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। ये एक्चुअली क्या हुआ कि नाइट गार्ड के रूप में थे पर कंपनी के ही तरफ से चलन पर। और ये कौन कंपनी की तरफ से? जिंदल कंपनी जो अभी चल रही है हाँ, तो उसी के कंपनी की तरफ से ये थे नाइट गार्ड के रूप में और ये वहाँ पर बैठे हुए थे अपने ड्यूटी क्रम में। और ये 2 बाइक में या 4 से अधिक जन थे जो आए और इस घटना लूटपाट की मंशा से ही हमें लगा कि आया और इस घटना को अंजाम दे दिया। कितने गोली लगी है इनको? 2 गोली लगी। मैंने क्या पहले से विवाद था या फिर बालूघाट को लेके? ना विवाद नहीं था, बोले नहीं नाइट गार्ड का ड्यूटी कर रहे थे कंपनी की तरफ से चालान पर। हाँ। और लूटपाट के मंशा से कहिए या फिर जो कुछ मंशा से कौन? सामने एक गार्ड को ही मार दिया गया। समस्तीपुर में बेलगाम अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से एक आरजेडी नेता को गोली मार दी। जख्मी आरजेडी नेता का इलाज समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने यह बताया है कि नंदकिशोर अपनी बाइक से ग्रामीण हाट से रघुनाथपुर गांव स्थित अपने बहन के घर जा रहे थे और इसी दौरान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के खजूरी मठ से बांकीपुर जाने वाली सड़क स्थित पुलिया के पास पहुंचे। तभी हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोका, गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों से पूछताछ की। हालांकि घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तुरंत अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तब तक कोई अपराधी वहाँ नहीं था और ये जख्मी को हम इलाज के लिए भिजवाए। अच्छा, तो ये आरजेडी के नेता हैं जिनको गोली लगी है? ये हमको इनके राजनीति के बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ उनका जिनको गोली लगी है? क्या जख्मी का क्या नाम हो गया? नंदकिशोर राय। घटनास्थल कहाँ पे है? घटनास्थल खजूरी मठ से आगे बांकीपुर रोड पुलिया के पास है, सर 200 गज मीटर की दूरी पर है मुख्य। और अगली खबर रोहतास जिले के सासाराम से है। यहां NH2 पर हथियारबंद अपराधियों ने दरगांव थाना अध्यक्ष पर गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। घायल थाना अध्यक्ष दिवाकर शर्मा को सासाराम में प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया।
इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है रोहतास एसपी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि NH2 पर हथियारबंद अपराधी रुके हुए एक ट्रक के पास खड़े थे, लेकिन गश्ती के दौरान लूट की घटना की आशंका पर पहुंचे दरेगांव थानाध्यक्ष दिवाकर शर्मा पर अपराधियों ने पूछने पर गोली चला दी, जिसमें दिवाकर शर्मा घायल हो गए, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अपराधियों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। अभी तक हम लोगों के द्वारा वहाँ पर से जो अपराधी है उसका मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और उसके आधार पे तथा अन्य जो क्लू मिला है उसके आधार पे हम लोग छापेमारी करा रहे हैं। SIT का गठन SDPO सासाराम के नेतृत्व में किया गया है, जिनके द्वारा लगातार इस मामले में जो अपराधी शामिल हैं उनकी शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम लोग वहाँ पर जो घटनास्थल पे मैं स्वयं और SDPO और अन्य टीम वहाँ पे तुरंत पहुँची थी और उसके बाद से ही इस मामले में जो थानाध्यक्ष को जो इंजरी हुई है उनका बेहतर इलाज तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि चोर लुटेरे पुलिस को देखकर भागते हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हाजीपुर में चोरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो चोरी के लिए सिर्फ पुलिस वालों को ही निशाना बनाता था। चोरों का ये गैंग न केवल पुलिस को निशाना बनाता था, बल्कि चोरी की वारदात के लिए पुलिस की मांद में घुसकर वारदात को अंजाम देता था। चोरों का ये गैंग थानों में घूम घूम कर थाने के अंदर ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था। दरअसल बिद्दुपुर थाने में खुद को कारोबारी बता 2 जेंटलमैन पहुंचे थे। लग्जरी कार से थाने पहुंचे दोनों ने बताया कि वो थाने में जब्त गाड़ियों की नीलामी में खरीद करने वाले कारोबारी हैं। पुलिस ने पटना से पहुंचे दोनों लड़कों को गाड़ी देखने को कह दिया और काम में लग गए, लेकिन थोड़ी देर में थाने पहुंचे SHO को जब ये शक हुआ तो उन्होंने पड़ताल शुरू कर दी। लड़कों की गाड़ी की जांच हुई तो उनके गाड़ी में थाने की गाड़ियों के कीमती पार्ट्स भरे पड़े मिले और पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों शातिर चोर हैं और थाने में खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स चुराने के माहिर गैंग के सदस्य हैं। पता यह भी चला है कि इस गैंग ने अकेले वैशाली जिले के कई थानों से चोरी की ऐसी ही वारदात को पहले भी अंजाम दिया है। और अगली खबर बगहा से है, जहां गंडक नदी में बिना रजिस्ट्रेशन के नावों के परिचालन पर बगहा की तरफ से कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। हालांकि अंचल प्रशासन ने 8 नाव मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की है और इसकी जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी राजीव रंजन श्रीवास्तव ने ये बताया कि सरकारी आदेश के द्वारा नदी में सिर्फ रजिस्टर्ड नावों को ही चलाने की अनुमति है, लेकिन कुछ लोग अपनी हठधर्मिता के कारण नाव की रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं और धड़ल्ले से नाव का परिचालन हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि शास्त्री नगर से लेकर वाल्मीकि नगर तक 36 नावों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वहीं 8 नाव के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी उन नाव मालिकों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिना निबंधित नाव ये औचक निरीक्षण जब हमने किया था तो उसमें पाया कि बिना निबंधित नाव चलाया जा रहा है और नाव में भी देखा गया कि मालवाहक माल ढोने वाला नाव पे जो है संचालन किया जाता है, जो पूर्ण रूप में इलीगल है, इसका नियम के विरुद्ध है। आपका नोटिस इन लोग को निर्गत किया गया कि आप लोग जो है तो खाई जाएगी जमा कीजिए, लेकिन 1 सप्ताह के बाद भी इन लोग के द्वारा किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। चलिए अब आपको मौसम का भी हाल बता देते हैं। बारिश और घने कोहरे ने देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ा दी है। बारिश के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड का लगातार प्रकोप जारी है। वहीं मौसम विभाग ने कल भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड प्रचंड, दिल्ली से बिहार तक घने कोहरे की दोहरी मार, बर्फ से ढके पहाड़, बारिश से कई राज्यों का बुरा हाल। दिल्ली यूपी से लेकर मैदानों तक ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। सुबह से दिल्ली NCR उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम में कड़क और ठंड बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में अभी भी ठंड खत्म नहीं हुई है। यहाँ ठंड से लोगों का बुरा हाल है।
सर्दी की ठिठुरन के बीच घने कोहरे की तोहरी मार से लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली में बारिश होने का अनुमान भी जताया है। माना जा रहा है कि इसके बाद मौसम में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके चलते अमृतसर, लखनऊ और गोरखपुर में विजिबिलिटी 25 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, बरेली, बहराइच, वाराणसी और पटना में 50 मीटर तक विजिबिलिटी दर्ज की गई है। घने कोहरे के बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में भी सुबह से मौसम खराब है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नई टिहरी समेत अन्य कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। वहीं ऋषिकेश में सुबह से हल्की बारिश के साथ साथ कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। केदारनाथ समेत 4 धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। नैनीताल और धानाचूली क्षेत्र में भी तेज बर्फबारी हो रही है। औली, चक्राता और धनोल्टी में भी बर्फबारी हुई। यहाँ आलम यह है कि प्रदेश में बर्फबारी के चलते वादियां सफेद चादरों से ढक गई हैं। वहीं मसूरी, चमोली, जोशीमठ, सोनप्रयाग, डलहौजी, ऊखीमठ में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। जैसे बर्फ पड़ने से तो दिक्कत भी काफ़ी है और लाभ भी बहुत है। जैसे हमारी फसलों के लिए तो बहुत लाभदायक है। जैसे पशुओं के लिए जैसे घास, ये पत्ती वाली घास लाते हैं हम जंगल से, तो पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। यूपी, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक ठंड की मार से लोग परेशान हैं। तो वहीं बारिश और बर्फबारी ने भी इलाके में ठंड और बढ़ा दी है। जहां बारिश के चलते दिल्ली, यूपी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते पर्यटकों के चेहरे गुलजार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।